कैसे हो बच्चों? आज हम पढ़ेंगे यशपाल समिति 1992 से 93 के विषय में। यशपाल समिति की रिपोर्ट का नाम है शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन। बेटा, हमारे देश भारत में स्कूली शिक्षा से संबंधित अनेक समस्याएं हैं, लेकिन इन समस्याओं में दो प्रमुख ऐसी गंभीर समस्याएं हैं जिन पर कि विचार विमर्श होना बहुत ही ज़रूरी था। और पहली वो समस्या थी कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग बर्डन ऑफ करिकुलम ऑन चिल्ड्रन, अर्थात बच्चों पर शैक्षिक बोझ का निरंतर बढ़ना। दूसरा, द फॉलिंग स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, और जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है वो निरंतर गिरता जा रहा है। कहने का मतलब बस्ते का बोझ बढ़ता जा रहा है और शिक्षा का स्तर फिर भी निरंतर नीचे गिरता जा रहा है। बच्चों, तो अब हम शुरू करते हैं अपना पाठ यशपाल समिति। द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर इन 1992 कंस्टिट्यूटेड 8 मेंबर्स कमेटी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 1992 में 8 शिक्षाविदों की एक समिति बनाई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर यशपाल, जिसके अध्यक्ष जो थे वो यशपाल थे। कॉल्ड नेशनल एडवाइजरी कमेटी, प्रॉपरली कॉल्ड आफ्टर द नेम ऑफ इट्स चेयरमैन। और इस समिति को यशपाल जी अध्यक्ष थे इसमें, इस कारण से इस समिति का नाम यशपाल समिति हो गया। द कमेटी चीफली स्टडी द प्रिवलेंट करिकुला एंड टेक्स्ट बुक एज कंस्ट्रक्टेड बाय NCERT एंड CBSE। इस कमेटी में मुख्य रूप से जो हमारा वर्तमान पाठ्यक्रम था और जो वर्तमान पाठ्य पुस्तकें थी जो कि NCERT और CBSE के द्वारा बनाई जाती हैं, उन पर गहनता से अध्ययन किया गया। उन पर गहनता से अध्ययन करने के लिए इस समिति में देश भर के 8 शिक्षाविदों को शामिल किया, जिसमें नंबर 1 प्रोफेसर यशपाल थे जो इस कमेटी के अध्यक्ष थे। दूसरे इसमें प्रोफेसर कृष्ण कुमार थे जो इसके सदस्य थे, और बाकी अन्य सदस्यों में प्रोफेसर TS सरस्वती, सुश्री दीना गुहा, श्रीमती पार्थ सारथी, श्री VG कुलकर्णी, प्रोफेसर रोमेश आचार्य और डॉक्टर GL अरोड़ा। तो ये लोग इस 8 शिक्षाविद इस समिति में रखे गए और उन्होंने इस पर गहन अध्ययन किया। ऑन जुलाई 15, 1993 the commission rendered to report titled learning without burden to the government। और गहन स्टडी के बाद 15 जुलाई 1993 को इस कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट जिसका नाम था लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के, गवर्नमेंट को सुपुर्द कर दी। साथ ही बच्चों, इसमें इस समिति ने इस बात पे भी विचार किया कि शिक्षा के सभी स्तरों पर विद्यार्थियों, विशेषकर छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों पर पढ़ाई के दौरान पढ़ने वाले बोझ को कैसे कम किया जाए, साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता में कैसे सुधार लाया जाए। समिति ने देश भर में नवाचारों में लगे स्वैच्छिक संगठनों, पाठ्यक्रम बनाने वालों, निजी प्रकाशकों आदि से बात की। इसके अलावा अभिभावकों, शिक्षकों, विद्यार्थियों तथा शिक्षा में रुचि रखने वाले अन्य व्यक्तियों से भी विभिन्न माध्यमों से संपर्क किया। प्राप्त मत, विचार, सुझाव के आधार पर ही समिति ने जुलाई 1993 में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसका नाम हमने अभी बताया था लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के। तो इस तरह से ये समिति बनी। बेटा, कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा आसानी से उठाया जा सकने वाला बोझ है ज्ञान का बोझ। मनुष्य जैसे जैसे इस बोझ को ऊपर उठाता जाता है वह फूलों जैसा हल्का होता चला जाता है। ज्ञान का यह बोझ मनुष्य के व्यक्तित्व को बाहर से पर्वत जैसा शक्तिशाली और भीतर से इतना विनम्र बना देता है जितनी फलों से लदी हुई पेड़ों की डालियाँ। कहते हैं कि आम वही मीठा होता है जो समय आने पर पके। समय से पहले धूप में पके आम में ना तो गंध होती है और ना स्वाद, लेकिन हमारी आधुनिक शिक्षा पद्धति में सब कुछ उलट पुलट हो गया है। यह पद्धति विद्यार्थियों को समय से पहले ही पकाने की कोशिश कर रही है। धीरे धीरे सहज सरल तरीकों से ज्ञान के बोझ को फूलों जैसे हल्का बनाने की बजाय बच्चों की नाजुक पीठ पर किताबों का बोझ इतना लाद दिया जाता है कि उनकी रीढ़ की हड्डियां टेढ़ी होने लगती हैं, आंखों पे उनके चश्मा चढ़ जाता है। और अब आंखों पर चश्मा चढ़ जाना तो बहुत मामूली और आम बात हो गई है।
जाहिर है कि हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। बेशक मनुष्य की सीखने की क्षमता अपार है, किसी भी कंप्यूटर की तुलना में कहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन जानकारियों की संख्या जिस तेज़ी से बढ़ रही है, बस्ते का वजन भी उतनी ही तेज़ी से बढ़ रहा है। होना तो यह चाहिए था कि शिक्षा सरल हो और ज़्यादा मानवीय बने, जानकारी बच्चों को मिले जरूर, लेकिन इस तरह से कि वे ना तो उसकी पीठ पर बोझ बने और ना उनके दिमाग पर बोझ बने। जो कुछ बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसे बच्चे समझ पा रहे हैं कि नहीं, जो पाठ्य सामग्री है वह उम्र के हिसाब से है कि नहीं, बच्चे उसमें रुचि लेते हैं या नहीं, या उससे परेशान रहते हैं। इन बातों की तरफ लोगों का ध्यान जाना जरूरी है। साथ ही बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा उनके मानसिक विकास में मदद करती है या सिर्फ उनको जानकारियों का पुलंदा ही बनाती है, या उससे उनके मानसिक विकास में कमी लाती है, इस बारे में सोचना भी सभी की जिम्मेदारी है। इस तरह की चिंताएं समय समय पर की जाती रहीं और इन्हीं चिंताओं के चलते अलग अलग लोगों समूहों ने शिक्षा में बदलाव के प्रयास किए। हालांकि स्कूली शिक्षा का ढांचा कुछ खास बदला भी नहीं, फिर भी कोशिशें तो होती रही हैं और अभी भी जारी हैं, और इसी प्रयास में बेटा यशपाल समिति का जो है वो उल्लेखनीय योगदान है। बेटा यशपाल समिति की जो रिपोर्ट थी उसको 5 पार्ट्स में बांटा गया। अब बात करते हैं इसके 5 पार्ट्स के ऊपर। सबसे पहला पार्ट है इसका इंट्रोडक्शन, और इस इंट्रोडक्शन में जो बताया गया है, इट एक्सप्लेन्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द कमेटी एंड डिस्कस इट्स मेथड ऑफ वर्किंग। अर्थात जो पहला पार्ट है उसमें इस कमेटी के निर्माण के उद्देश्य और इस कमेटी के निर्माण के उद्देश्य क्या होंगे यह एक्सप्लेन किया गया है। साथ ही इसमें यह भी डिस्कस किया गया है कि उनका जो काम करने का मेथड होगा वो किस तरह का होगा। तो फर्स्ट पार्ट में एक तो कमेटी के निर्माण के उद्देश्य और दूसरे उनके मेथड ऑफ वर्किंग की बात कही गई है। दूसरा पार्ट है इनका सेकंड पार्ट में उन्होंने प्रॉब्लम ऑफ करिकुलर लोड, अर्थात पाठ्यक्रम का जो भार है, अर्थात ये जो समस्या है करिकुलम के बोझ की, पाठ्यक्रम के बोझ की, उस समस्या पर इन्होंने विचार किया है इस वाले पार्ट में। इट डिस्कस द प्रिवलेंट स्कूल एजुकेशन एंड इट्स प्रॉब्लम, जिसमें कि इन्होंने वर्तमान जो स्कूली शिक्षा है और उसकी जो समस्या है उनके बारे में बात की है। थर्ड पार्ट में रूट्स ऑफ द प्रॉब्लम, अर्थात जो ये समस्या है, जो बस्ते की बोझ की समस्या है और शिक्षा के जो स्तर निरंतर गिरता जा रहा है, तो दोनों जो ये समस्याएं उनकी रूट क्या हैं, उनकी जड़ें क्या हैं, तो ये बात की गई है तीसरे पार्ट में। चौथे पार्ट में है रिकमेंडेशन सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, अर्थात जो ये प्रॉब्लम है, जो बस्ते के बोझ की समस्या है, जो शिक्षा का निरंतर गिरता हुआ स्तर है, इनका हम सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम का समाधान कैसे कर सकते हैं। तो उसने इस बारे में, इस समस्या के समाधान के लिए अनेक रिकमेंडेशन, अनेक सिफारिशें दी हैं, जिनका फोर्थ पार्ट में वर्णन किया गया है, और फिफ्थ पार्ट में इसमें अपेंडिक्स है। तो इस तरह से इसके 5 पार्ट्स हैं और इन 5 पार्ट्स में रिपोर्ट के बारे में विस्तार से कहा गया है। बच्चों अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स की जड़ों के विषय में, कि प्रॉब्लम्स जो हैं, जो बस्ते की बोझ की समस्या है वो आखिर क्यों उत्पन्न हुई है। तो जिसके कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। नंबर 1 पे है स्टार्टिंग अर्ली, हम बच्चे का एडमिशन बहुत जल्दी करा देते हैं, उसकी उम्र कम होती है और हम बहुत ही कम उम्र में बच्चों का एडमिशन स्कूल में करा देते हैं, जिससे कि उनका ना केवल फिजिकल डेवलपमेंट रुकता है बल्कि उनका मेंटल डेवलपमेंट भी रुक जाता है। दूसरा जो इसमें पार्ट है साइज ऑफ स्कूल बैग, आप जानते ही हैं सभी कि अब जो है स्कूल बैग का जो किताबी बस्ता का बोझ है वो निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। तीसरा इसमें है एग्जामिनेशन सिस्टम, जो हमारी परीक्षा प्रणाली है वो भी काफ़ी दोषपूर्ण है, जो केवल रटंत प्रणाली पर बल देती है। चौथा इसमें है जॉयलेस लर्निंग, परीक्षा का जो उद्देश्य है केवल जो पढ़े हुए तथ्य हैं उनके आंकलन के लिए वर्ष के अंत में परीक्षा तक सीमित है, जिसे हम केवल पढ़ लेते हैं और बाद में परीक्षा के समय में उगल देते हैं। तो एक तरह से जो जॉयलेस लर्निंग का एनवायरनमेंट है। और स्लेवली एंड टेक्स्ट बुक, जो हमारा सिलेबस है, जो हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं वो भी काफ़ी व्यापक हैं। तो ये सारे कारण हैं, ये सारी प्रॉब्लम हैं जिसके कारण से बस्ते का बोझ बढ़ता जा रहा है और जो हमारा अधिगम का स्तर है, सीखने का स्तर है, वो कम होता जा रहा है। बच्चों अब बात करते हैं रूट्स ऑफ प्रॉब्लम। कमेटी आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज अ रूट्स ऑफ द प्रॉब्लम, जिसमें सबसे पहले पे बात करते हैं नॉलेज वर्सेस इंफॉर्मेशन। बेटा आजकल सूचना को ही ज्ञान मानने की भूल की जा रही है और इस कारण से ही बस्ते का बोझ निरंतर बढ़ता जा रहा है
और जो लेवल ऑफ लर्निंग है वो गिरता हुआ जा रहा है। दूसरा जो इन्होंने रूट फाइंड आउट करी प्रॉब्लम की वो थी सेंट्रलाइज द कैरेक्टर ऑफ करिकुलम, अर्थात जो करिकुलम बनाते हैं उसका सेंट्रलाइजेशन होना। बेटा हम 1986 की पॉलिसी में भी पढ़ चुके हैं कि जब हम करिकुलम बनाएं तो करिकुलम बनाते हुए समय उसको विकेंद्रित कर दें, डिसेंट्रलाइज कर दें। कहने का मतलब है डिसीजन मेकिंग पावर को हम सेंटर से हटाकर उन लोगों तक पहुंचाएं जो वास्तव में उस समस्या से जुड़े हुए हैं, अर्थात हम स्कूल के टीचर्स को उसमें जोड़ें, कम्युनिटी को उसमें जोड़ें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो चीज़ बटे, स्टेट लेवल पर वो चीज़ बटे, है ना। तो इस तरह से क्योंकि जो करिकुलम बनाया जाता है वो सेंट्रलाइज है, अर्थात उससे कुछ उन्हीं विशेषज्ञों को के द्वारा बनाया जाता है जिनका कहीं तक भी सरोकार उस शिक्षा से नहीं होता है। इस कारण से वो पाठ्यक्रम इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है और इतना ज़्यादा गहन हो जाता है कि उन बच्चों को समझने में उसे परेशानी आती है। तीसरी इन्होंने प्रॉब्लम की रूट ली कन्वेंशन ऑफ टीचिंग द टेक्स्ट, अर्थात जो हम पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाने के जो तरीके हैं वो हमारे सारे परंपरागत तरीके हैं। हम प्राचीन तरीकों को ही अपनाए जा रहे हैं और जो नवीन तकनीकी हैं जैसे गतिविधि आधारित शिक्षण करना, खेल खेल में सिखाना, क्रिया करके सिखाना, स्टोरी टेलिंग मेथड से सिखाना, एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करके सिखाना, तो उन सब का अभाव है। इस समिति ने ये फाइंड आउट किया। चौथा इसने पॉइंट लिया कंपटीशन बेस्ड सोशल एथोस, आजकल जो ज़माना है वो कंपटीशन का ज़माना है। इसने उसमें पाया हर कोई बच्चा अंकों को ज़्यादा से ज़्यादा लाने के लिए एक दौड़ में पड़ा हुआ है। हर बच्चा चाहता है कि मेरे 95%, मेरे 98% आए, मैं 99% लेकर आऊँ। तो एक कंपटीशन की फीलिंग बस बच्चों के अंदर आ रहा है और जो एक कोऑपरेटिव फीलिंग है, जो एक सोशल एथोस होता है वो कम होता जा रहा है, जिस कारण से ये परेशानी अर्थात बस्ते के बोझ की समस्या और लर्निंग का स्तर गिरना ये समस्या जन्म ले रही है। और लास्ट इन्होंने जो रूट ऑफ प्रॉब्लम फाइंड आउट करी वो थी एब्सेंस ऑफ एकेडमिक एथोस, क्योंकि आज की क्लास में एकेडमिक एथोस जो होता है वो ख़त्म हो रहा है, उसकी अनुपस्थिति है। तो इस कारण से ये सारी प्रॉब्लम की जड़ें थीं जिसके कारण से ये समस्याएं उभर कर आ रही थीं और हमारा जो अधिगम का स्तर है वो नीचे गिर रहा था। जो अब पढ़ते हैं रिकमेंडेशंस ऑफ द कमेटी, अर्थात कमेटी की क्या क्या सिफारिशें हैं। बच्चों इसकी सबसे पहली रिकमेंडेशन है निजी सफलता को पुरस्कृत करने वाली प्रतियोगिताओं को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों को आनंददायक शिक्षा प्राप्ति से दूर रखती हैं। स्कूलों में सहयोगशील शिक्षा प्राप्ति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सामूहिक गतिविधियाँ अर्थात ग्रुप एक्टिविटी और सामूहिक सफलता को प्रोत्साहित और पुरस्कृत करना चाहिए। तो यशपाल समिति में सबसे पहले यह सुझाव दिया गया। बच्चों इसकी दूसरी सिफारिश है कि पाठ्यक्रम बनाने और पाठ्यपुस्तक लेखन के काम को विकेंद्रित किया जाना चाहिए, जिससे कि इनमें शिक्षकों की भागीदारी बढ़ सके, अधिक स्वायत्तता और स्थानीय ज़रूरतों के हिसाब से शैक्षिक सामग्री विकसित करने के अवसर दिए जाएं। सभी स्कूलों को पाठ्यपुस्तकों और अन्य सामग्री के चुनाव सहित नवाचार के लिए भी बढ़ावा दिया जाए। इसका मतलब है कि करिकुलम का हम जो है डिसेंट्रलाइजेशन कर दें बेटा। और तीसरी जो सिफारिश थी वो ये थी कि पाठ्य पुस्तकों को बनाने में वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों को सलाहकार के रूप में ही लिया जाना चाहिए, पुस्तक लेखकों के रूप में नहीं। पुस्तक लिखने के काम में शिक्षकों को बड़ी संख्या में जोड़ा जाए और उन्हें इस काम का प्रशिक्षण भी दिया जाए। बच्चों अब बात करते हैं इसकी चौथी सिफारिश पर। इस आयोग ने यह माना कि विभिन्न राज्यों में इस समय पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तथा परीक्षा की 3 समांतर प्रणालियाँ चल रही हैं। हर प्रदेश में ज़्यादातर स्कूल राज्य शिक्षा मंडल से संबंधित हैं, जबकि कुछ स्कूल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल से तो कुछ इंडियन काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से संबंधित हैं। दिल्ली के अलावा दूसरे राज्यों में जो स्कूल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबंधित हैं उन्हें अव्वल दर्जे का माना जाता है, और इस वजह से ही केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो पाठ्यक्रम है जो काफ़ी भारी माना जाता है, राज्यों के शिक्षा मंडलों के लिए एक मार्गदर्शक बन जाता है। नतीजा क्या होता है? नतीजा यह होता है कि राज्य के बच्चों के लिए भारी पाठ्यक्रम बन जाता है। अतः यह समिति सिफारिश करती है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल का अधिकार क्षेत्र केवल केंद्रीय और नवोदय विद्यालयों तक ही सीमित रहे और दूसरे सभी स्कूल अपने राज्य मंडलों से ही संबंधित रहें। बेटा
अब बात करते हैं इसकी 5वीं सिफारिश के विषय में। इन्होंने अपनी 5वीं सिफारिश में कहा है कि बहुत छोटे बच्चों के स्कूलों के लिए उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। जगह, स्टाफ, पढ़ाई और खेल के सामान के मानदंड भी तय हों। यह बात भी तय होनी चाहिए कि ये स्कूल पढ़ने, लिखने व गिनने की औपचारिक पढ़ाई के रूप में बच्चों पर शिक्षा का ज़्यादा बोझ न डालें। नर्सरी कक्षाओं में दाखिले के लिए होने वाले टेस्ट या इंटरव्यू को बंद कर देना चाहिए। गैर सरकारी स्कूलों को मान्यता देने वाले मानदंड ज़्यादा कड़े होने चाहिए और ये मानदंड सरकारी स्कूलों पर भी लागू किए जाने चाहिए ताकि शिक्षा के स्तर में सुधार हो और वह सिर्फ पैसा कमाने का धंधा ना बन जाए। अब बात करते हैं इसकी 6ठी रिकमेंडेशन पर, जो निम्न है। पाठ्य पुस्तकों को स्कूल की संपत्ति माना जाए ताकि बच्चों को पुस्तकें खरीदने और उन्हें रोज रोज लादकर स्कूल लाने ले जाने से मुक्ति मिले और टाइम टेबल भी इसी हिसाब से बना जाए। तो यह यदि टाइम टेबल भी इसी हिसाब से बनाया जाए कि यह संभव हो सके। बेटा अब बात करते हैं इसकी 7वीं रिकमेंडेशन के बारे में, जिसमें कहा गया है कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गृह कार्य सिर्फ इतना और ऐसा दिया जाना चाहिए कि वे उन्हें अपने घर के माहौल में नई बातें खोजें और उन्हीं बातों को विस्तार से समझें। कहने का मतलब जो इसमें होमवर्क है वो होमवर्क जो है इस तरह का हो जो कि बच्चों को नवाचारी बनाए। माध्यमिक या इससे ऊपर वाली कक्षाओं में भी गृह कार्य जहाँ जरूरी हो वहाँ भी पाठ्य पुस्तक से नहीं हो, लेकिन जब भी छात्रों को पुस्तकों की ज़रूरत हो तो बारी बारी से उन्हें उपलब्ध वो चीज़ें कराई जाएं। बेटा अब इसकी 8वीं रिकमेंडेशन के बारे में बात करते हैं। इसने अपनी इस रिकमेंडेशन में कहा कि जो टीचर और स्टूडेंट रेशो है वो अभी फिलहाल 1:40 रखा जाए, अर्थात 40 बच्चों पर एक टीचर होगा। ये मानदंड जो है वर्तमान में लागू किया जाए, लेकिन भविष्य में कम से कम प्राथमिक कक्षाओं में इसे 1:30 तक किया जाए। बेटा RTE 2009 भी इसी बात की पुष्टि करती है कि हम 30 बच्चों पर एक टीचर रखें जिससे कि क्वालिटी एजुकेशन हो सके। बच्चों अब हम इसकी अगली अर्थात 9वीं रिकमेंडेशन के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें इन्होंने सामाजिक आचरण या चाल चलन को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रयोग पर ज़्यादा से ज़्यादा बल देने की बात कही। बेटा अब बात करते हैं इसकी 10वीं रिकमेंडेशन पर, और जो थी शिक्षकों के लिए बीएड में ही नर्सरी, प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षा में विशेषता हासिल करने की संभावनाएं रहनी चाहिए। साथ ही इसने यह भी कहा कि शिक्षकों के लिए तय किए गए पाठ्यक्रम में इस तरह बदलाव किए जाने चाहिए कि वे स्कूली शिक्षा की बदलती हुई ज़रूरतों के लिए उपयोगी हो सकें और इस पाठ्यक्रम में खुद से सीखने और स्वतंत्र चिंतन पर भी जोर दिया जाए। बेटा साथ ही इसमें ये बात की गई कि पत्राचार द्वारा बीएड की उपाधि देने वाले पाठ्यक्रमों की मान्यता भी समाप्त कर देनी चाहिए, अर्थात जो पत्राचार से बीएड कर रहे हैं वो मान्यता जो है उनकी कैंसिल कर देनी चाहिए। शिक्षकों के लिए भी लगातार शिक्षा प्राप्त करते रहने को लागू करना चाहिए जिससे कि वो अपडेट रहें। शिक्षकों को उनके काम के दौरान प्रशिक्षण देने के लिए ऐसे कार्यक्रम बनाए जाएं जो व्यवस्थित तरीके से कल्पनाशीलता के साथ तैयार किए गए हों, जिससे कि उनका समग्र विकास हो सके। बेटा अब बात करते हैं इसकी 11वीं रिकमेंडेशन पर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमारी परीक्षा प्रणाली से संबंधित है। कक्षा 10 और 12 के अंत में होने वाली परीक्षाओं की जांच पड़ताल करके यह तय कर लिया जाना चाहिए कि जो परीक्षा में पाठ्यपुस्तकों पर आधारित तथा क्विज टाइप सवालों को अवधारणा पर आधारित प्रश्नों में कैसे बदला जाए, अर्थात जो पाठ्यपुस्तक आधारित प्रश्न हैं या क्विज टाइप सवाल हैं उनको हम किस तरह से अवधारणा पर आधारित प्रश्नों में कैसे उन्हें हम बदलें और जिससे रटने की मजबूरी से छुटकारा मिल सके और वर्तमान जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें सुधार आ सके और क्वालिटी एजुकेशन बन सके, बस्ते का बोझ खत्म हो सके और अधिगम के स्तर में वृद्धि हो सके। अब हम इसके लास्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। उसकी 12वीं और अंतिम जो सिफारिश थी वो ये थी कि जो सभी कक्षाएं हैं सभी कक्षाओं के पाठ्यक्रमों की जांच के लिए एक दल और उसके कई छोटे दल बनाए जाएं और ये जो छोटे दल होंगे वो ये निर्णय लेंगे कि कम से कम कितने पाठ पढ़ाए जाएं, प्रत्येक पाठ में कम से कम कितनी जानकारी या अवधारणा हो, प्रत्येक जानकारी को आराम से पढ़ने में शिक्षक को मिलने वाला समय कितना हो। तो ये सारी बातें इसमें कही गई। तो बच्चों आज आपका ये चैप्टर पूरा ख़त्म होता है। धन्यवाद।